हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम भारत के भूगोल के प्रश्नोत्तरी करेंगे जो बहुविकल्पी हैं। साथियों, आपका आज 19 जून है, तो साथियों मुश्किल से 2 दिन बचे हैं आपके पास। तो हम तेज़ी से इस भारत के भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हुए हर टॉपिक का प्रश्न एंड उनके उत्तर और व्याख्या करेंगे। तो साथियों, भारत में करेवा भू आकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं और ये किस विशिष्ट फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं साथियों कि पहले से ही यहाँ पर टिक कर रखा है, क्योंकि समय कम है। तो साथियों, इसे हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो करेवा है साथियों, वो कश्मीर, हिमालय, केसर यानी कि जाफरान की खेती के लिए आपका प्रसिद्ध है, यानी केसर उत्तम खेती यहाँ पर की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्य केंद्रीय क्षेप हिमालय की किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों को भौतिक रूप से पृथक करता है। तो साथियों, ये करता है बृहद हिमालय और लघु हिमालय। तो भ्रंश प्रणाली का जो क्रम है साथियों, जैसे कि ITSZ है साथियों, ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करता है। जो MCT है साथियों, वो बृहद और लघु हिमालय को करती है। और जो MBF है साथियों, लघु और शिवालिक श्रेणी को। और जो HFT है साथियों, वो शिवालिक और गंगा मैदान को अलग करती है। भारत में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल मुख्य रूप से किस शैल क्रम की चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो साथियों, ये है विंध्यन क्रम की। आर्थिक महत्व है साथियों इसका। विंध्यन शैल समूह गैर धातुक खनिज और भवन निर्माण सामग्री जैसे लाल बलुआ पत्थर, जिससे लाल किला बना है। मालदा गैप की अवस्थिति देखेंगे साथियों। मालदा गैप, गारो राजमहल गैप भारत के किन दो प्रमुख भूभागों को विवर्तनिकी रूप से अलग करता है। किन दो भूभागों को अलग करता है साथियों? प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय के पठार को ये अलग करता है। तो मेघालय का पठार मूलतः प्रायद्वीपीय भारत का ही पूर्वी विस्तार है। विवर्तनिकी हलचल के कारण राजमहल पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों के बीच धंसाव हुआ, जिसे बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र के अवसादों ने भर दिया। साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां जहां मिलते हैं, तो वहां के अवसादों ने उसको भर दिया। अगला है साथियों K2। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गाडविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा मानी जाती है। तो साथियों, यह मानी जाती है काराकोरम श्रेणी की। किसकी मानी जाती है? काराकोरम श्रेणी की। K2 की जो ऊंचाई है साथियों, वह है आपका 8,611 मीटर। कितनी है साथियों? 8,611 मीटर। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी साथियों और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली काराकोरम श्रेणी में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, POK में स्थित है। इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? कृष्णागिरी। अगला है साथियों, भारतीय मानक समय रेखा जो है साथियों, वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये साथियों टाइपिंग एरर है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर IST गुजरती है। जो तेलंगाना और झारखंड है साथियों, इससे नहीं गुजरती है। अगला है 10 डिग्री चैनल। तो साथियों, 10 डिग्री चैनल जो है आपका निम्नलिखित में से किन दो भौगोलिक इकाइयों को जलमार्ग द्वारा पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल है साथियों, किन दो भौगोलिक इकाइयों को जलमार्ग द्वारा पृथक करता है। तो साथियों, ये करता है आपका अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को। ये करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 8 डिग्री चैनल है साथियों, वो मालदीव और मिनिकॉय को करता है अलग। 9 डिग्री चैनल है जो साथियों लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। डंकन पास जो है साथियों दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करते हैं। जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटियां हैं साथियों, उसमें से प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तथा वह किस पहाड़ी पर स्थित है। जो प्रायद्वीपीय भारत है साथियों, उसकी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, तो वह है अनाईमुंडी यानी अन्नामलाई पहाड़ियों में। कहाँ पर है साथियों? अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुंडी है। और
इसकी जो ऊंचाई है साथियों वो है 2695 मीटर। कितनी है साथियों? 2695 मीटर। यह है केरल इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों? दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है साथियों वो 2637 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कर्क रेखा का राज्यों से गुजरना, इससे संबंधित प्रश्न है साथियों। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के भूभाग से होकर नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है साथियों भारतीय राज्य के भूभाग से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती साथियों? उड़ीसा और मणिपुर, क्योंकि गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ से आपकी साथियों गुजरती है, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से साथियों? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है तथा यह किस घाटी के मुहाने पर स्थित है? तो साथियों सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है जो नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है साथियों लगभग 76 किलोमीटर है। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। काराकोरम श्रेणी के पूर्व में नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा गैस ध्रुवीय ग्लेशियर है साथियों। क्या है? गैस ध्रुवीय ग्लेशियर। पाक जलसंधि किन 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती है और किसे पृथक करती है? तो साथियों पाक जो जल संधि है साथियों आपस में मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और जो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है साथियों वो है आपका यह जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी को पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। अगला है साथियों लक्षद्वीपों की उत्पत्ति। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप भूवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार निर्मित हुआ है? अरब भारत में स्थित भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप भूवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार निर्मित हुआ है? तो साथियों ये हुआ है आपका प्रवाल संचय से। कैसे निर्मित हुआ है? प्रवाल संचय से। तो इसकी जो व्याख्या है साथियों वो है लक्षद्वीप के सभी 36 द्वीप प्रवाल मूल के हैं। किसके हैं साथियों? जो 36 द्वीप हैं वो प्रवाल मूल के हैं। ये मूंगे नामक जीवों के चुनेदार बाह्य कंकाल के संचय से लाखों वर्षों में निर्मित एटोल और रीफ है। क्या है साथियों? जो लाखों वर्षों में ये क्या है? वर्षों में निर्मित एटोल और रीफ है। अगला है अरावली की सर्वोच्च चोटी। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है साथियों? इसकी जो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर। क्या है साथियों? गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो लंबाई ऊंचाई है साथियों वो 1722 मीटर है। कितनी है साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई? 1722 मीटर। राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में अवस्थित है जो प्री कैम्ब्रियन काल से बनी है। किससे बनी है साथियों? प्री कैम्ब्रियन काल से बनी है। अगला है जोजिला दर्रे का मार्ग, यानी कि हिमालय श्रेणी का प्रसिद्ध जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 शहरों क्षेत्रों को जोड़ता है? ये जोड़ता है साथियों आपका श्रीनगर और लेह। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जोजिला जो दर्रा है साथियों वो जो जास्कर श्रेणी 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NH1D इसी दर्रे से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है साथियों 1D इसी दर्रे से होकर गुजरता है जो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। अगला है साथियों पश्चिमी घाट और सह्याद्री। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? किस स्थानीय नाम से जाना जाते हैं साथियों? सह्याद्री के नाम से। किससे? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट भारत का एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। क्या है साथियों? जो पश्चिमी घाट है वो आपका एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह एक सतत
कगार है जो दक्कन के पठार में के पश्चिम किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक फैला है। क्या है? दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक फैला है। अगला है भारतीय अपवाह तंत्र यानी कि नदियों एवं जलप्रपात, बेमेल नदी युग्म की पहचान, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों? इसमें जो आपका गोदावरी मंजरा आपका सही है, कृष्णा भीमा ठीक हो गया। कृष्णा जो प्राणहिता है वो आपका सही नहीं है साथियों। क्या नहीं है आपका सही? कृष्णा प्राणहिता, यानी कि प्राणहिता नदी जो है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी है साथियों? गोदावरी की है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वर्धा और वेनगंगा नदियों के संगम से बनती है। मंजरा भी गोदावरी की सहायक है, जो मंजरा है वो भी गोदावरी की। भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है साथियों? तुंगभद्रा और कौन सी? भीमा। और अगला है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं? तो ये क्यों नहीं करते हैं? ये कठोर पथरीली भ्रंश से बहती हैं और तलछट की कमी होती है। क्योंकि साथियों इसमें क्या होता है? कठोर जो पथरीली भ्रंश होती है उससे बहती, घाटियों से बहती है। चूँकि ये कठोर आग्नेय चट्टानों से संकरे मार्ग से प्रभावित होती हैं। आग्नेय चट्टानों के जो संकरे मार्ग होते हैं उनसे प्रभावित, अतः ये जलोढ़ अवसाद कम लाती हैं और वेग अधिक होने के कारण मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है साथियों? एस्चुरी। कुल्लू घाटी की नदी, सिंधु नदी की कौन सी प्रसिद्ध सहायक नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश के पास से निकलकर कुल्लू घाटी से बहती है? कहाँ से? कुल्लू घाटी से बहती, तो वो बहती है साथियों आपका व्यास। व्यास नदी जो है आपका कहाँ से बहती है? कुल्लू घाटी से। व्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी में व्यास कुंड, व्यास नदी जो है साथियों पीर पंजाल श्रेणी में व्यास कुंड यानी कि रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। यह हरि के नाम स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है, जहाँ से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कहाँ से? सतलुज नदी से मिल जाती है जहाँ से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला है किस विशिष्ट स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलन के पश्चात संयुक्त धारा गंगा कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? संयुक्त धारा जो है गंगा कहलाती है, जहाँ पर आपका अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। तो वो कौन सी जगह है? देवप्रयाग है साथियों। इसमें पंचप्रयाग कौन कौन से हैं साथियों? जैसे अलकनंदा और मंदाकिनी है साथियों, वो कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और जो पिंडर है साथियों वो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और धौलीगंगा है साथियों जो है विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। यहाँ से आगे क्या कहलाती है? फिर गंगा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र की तिब्बती नाम, जो ब्रह्मपुत्र है उसके तो तिब्बत में नाम क्या है साथियों? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है साथियों? से हेयरलोंग सांगपो पवित्र करने वाली अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो तब उसे तिहांग कहा जाता है। असम जो है साथियों, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे गंगा के साथ मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। शिव समुद्र जलप्रपात यानी कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है जहां भारत का पहला जलविद्युत स्टेशन स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था साथियों आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी विशेषता यह है साथियों इसकी, यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित एक शानदार द्वीप जलप्रपात है। यहाँ वर्ष 1902 में भारत की पहली व्यावसायिक जलविद्युत परियोजना शुरू की गई थी। यहाँ क्या 1902 में भारत की व्यावसायिक जलविद्युत परियोजना शुरू की गई थी, जिससे कोलार गोल्ड फील्ड्स को बिजली भेजी गई थी। क्या भेजी गई थी? बिजली भेजी गई थी। अगला है गंगा नदी की सबसे लंबी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी और सर्वाधिक
महत्वपूर्ण दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है साथियों आपकी यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद यानी कि जो उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है साथियों वो है आपकी 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। कोसी गंगा की सबसे बड़ी बाएं तट की सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक किसे कहा जाता है साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी को हम नर्मदा नदी कहते हैं। जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है उसे नर्मदा नदी कहते हैं। और नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में विलीन होती है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में समानांतर बहती है। अगला है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों यह है आपका सतलुज नदी पर। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त सीमा पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त सीमा पर स्थित है। भाखड़ा बांध के पीछे बनी विशाल कृत्रिम झील को गोविंद सागर झील कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्वीय बांध है। क्या है साथियों? भारत का सीधा गुरुत्वीय बांध है। पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम है। पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम है। तो इसका है साथियों सही भौगोलिक क्रम। पहले महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आगे है आपका जो महानदी है साथियों ओडिशा उत्तर में है, गोदावरी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश हो गया, कृष्णा कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो गया, कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु सबसे दक्षिण में। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत प्रणालियों किस पहाड़ी पर आकर मिलती है? भारत की प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत प्रणालियां किस पहाड़ी पर आकर मिलती हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। कौन? पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार की जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी यानी नीले पर्वत 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर। यहाँ का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी है। यहाँ का टोडा जनजाति समूह भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो टोडा जनजाति है वो साथियों वो भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि भारत गणराज्य का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो साथियों इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जो इसकी स्थिति है साथियों ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पर? ग्रेट। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? पहले पिग्मेलियन पॉइंट। 2004 की सुनामी में इसका अधिकांश हिस्सा समुद्री में जो 2004 में सुनामी आई साथियों उसमें जो है अधिकांश हिस्सा इसका जो जलमग्न हो गया था। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। जब जो मुख्य भूमि है साथियों तमिलनाडु में कन्याकुमारी पर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। लोकटक और तैरता राष्ट्रीय उद्यान। लोकटक और तैरता राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक किस राज्य में स्थित है जहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है साथियों आपका मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर। इस झील पर पाए जाने वाले तैरते हुए घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। और यहाँ इसे केवल लामजाओ कहा जाता है। फुमदी यहाँ पर यहाँ के मैदान में जो घास पाई जाती है साथियों उसे फुमदी और जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों इसे हम कहते हैं
केबुल लामजाओ जो संकटग्रस्त संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। क्या है साथियों ये? यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और फूमदी घास के मैदान और जो संकटग्रस्त संगाई हिरण है साथियों, डांसिंग डियर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। कहाँ पर? मणिपुर में। अगला है सक्रिय ज्वालामुखी की अवस्थी। भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? सक्रिय जो ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है साथियों? ये है आपका अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप आपका स्थित है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। इसमें पहला दर्ज ज्वालामुखी विस्फोट 1787 में हुआ था। इसमें जो विस्फोट हुआ था साथियों ज्वालामुखी 1787 में हुआ था। अंडमान सागर में ही नारकोंडम नामक एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी स्थित है। क्या है साथियों? सुषुप्त ज्वालामुखी भी स्थित है। भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की है साथियों? गुजरात की है। तो जो इसकी जो किलोमीटर में है साथियों 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है साथियों? 1214 किलोमीटर। भारत की कुल मुख्य भूमि की तटरेखा 5422 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर हम इन सारे द्वीपों के सहित देखें तो साथियों वह है आपका 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। गुजरात सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। क्या आता है? आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु। अगला है साथियों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार के जलवायु पाई जाती है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रकार की यहाँ जलवायु पाई जाती है जिसे हम उष्णकटिबंधीय सवाना शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना क्या कहते हैं इसे हम? एस को उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में होती है साथियों। कोरोमंडल तट पर ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। यहाँ वर्षा शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून लौटते मानसून द्वारा होती है। अतः कोपेन ने इसे एएस, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, एस का मतलब ड्राई समर शुष्क ग्रीष्मकाल के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला है जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के 3 आगमन का प्रमुख ऊपरी वायुमंडलीय कारण क्या है? तो क्या है साथियों? तिब्बत पठार के ऊपरी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास। क्या है? तिब्बत पठार के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास। ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है जिससे यहाँ एक तीव्र थर्मल एंटी चक्रवात बनता है। क्या बनता है? एक एंटी चक्रवात बनता है। इससे ऊपरी क्षोभ मंडल में पूर्वी जेट स्ट्रीम का आविर्भाव होता है। क्या होता है? आविर्भाव होता है जो मानसून पवन तंत्र को गति प्रदान करता है। भारत में किस मृदा को रेगुर और स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में जाना जाता है? तो साथियों ये है आपकी काली मृदा। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मोंटमोरी लोनाइट चिकनी मिट्टी होती है। पानी मिलने पर यह अत्यधिक फूलती है और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे हवा का पारगमन स्वतः हो जाता है। क्या हो जाता है? हवा का पारगमन स्वतः हो जाता है। काली कपासी मृदा के निर्माण का मूल जनक चट्टानी स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है साथियों दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा चट्टानें। क्या माना जाता है? दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा चट्टानें। बेसाल्टिक लावा चट्टानें यानी कि क्रेटेशियस काल में हुए दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से दक्कन का लावा पठार बना है। इस बेसाल्ट के रासायनिक और भौतिक अपक्षय से ही काली मिट्टी का विकास हुआ जो लौह और मैग्नीशियम से भरपूर है। किससे साथियों? लौह और मैग्नीशियम से भरपूर है। मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण।
जो मौसिनराम में साथियों वहाँ वर्षा का कारण क्या है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम मेघालय की किस विशिष्ट पहाड़ी श्रेणी पर स्थित है? तो साथियों ये आपका कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर। कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ियों की कीपाकार संरचना के कारण बंगाल की खाड़ी के मानसून की आर्द्रता हवाएं इनमें प्रवेश कर फंस जाती हैं और ऊपर उठकर अत्यधिक सघन पर्वतीय वर्षा करती है। क्या करती है साथियों? अत्यधिक सघन पर्वतीय वर्षा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क अत्यधिक जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो है केरल के पलक्कड़ जिला। कहाँ पर? केरल का पलक्कड़ जिला। यह शांत घाटी कुंती नदी के किनारे स्थित है। शांत घाटी कुंती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ शेर जैसी पूंछ वाले बंदर नामक अत्यंत दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। 1970 के दशक में यहाँ जलविद्युत परियोजना के विरोध में सेव साइलेंट वैली आंदोलन चला था। क्या चला था साथियों? यहाँ सेव साइलेंट वैली आंदोलन चला था। अगला है भारत में सर्वाधिक बाघों की आबादी और राष्ट्रीय पार्कों की संख्या के कारण किसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? किसे कहा जाता है टाइगर स्टेट? तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या देश में सर्वाधिक 785 बाघ, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा इसके प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक का नाम आता है। पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका कर्नाटक है। असम का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस विशिष्ट जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? किस जीव के लिए जाना जाता है? एक सींग वाला भारतीय गैंडा। यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है और विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर और टाइगर रिजर्व है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण पश्चिम मानसून जून के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले किस तटीय हिस्से पर टकराता है? तो किस पर टकराते हैं साथियों? ये मालाबार तट यानी कि केरल। मालाबार तट तो केरल में साथियों। तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह प्रायः 1 जून को केरल के मालाबार तट पर भयंकर गर्जना के साथ टकराती है, जिसे मानसून का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे मानसून का फटना कहते हैं। प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहा और भारत चीन व्यापार का मुख्य केंद्र नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है साथियों। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है। इसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इसे 1962 के बाद बंद कर दिया गया था। किसे? नाथुला दर्रे को। लेकिन द्विपक्षीय व्यापार और प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसे 2006 में पुनः खोला गया। क्या किया? पुनः खोला गया 2006 में। आर्थिक विकास और मानव भूगोल के संदर्भ में भारत में जनांकिकी लाभांश का प्रतिनिधित्व कौन सा आयु वर्ग करता है? ये तो कौन सा आयु वर्ग करता है साथियों? तो ये है 15 से 59 वर्ष से। वर्किंग एज ग्रुप क्या करता है साथियों? 15 से 59 वर्ष वाला। जब किसी देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी या उत्पादक आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष का अनुपात आश्रित आबादी बच्चों और वृद्धों की तुलना में अधिक होता है तो उसे जनांकिकी लाभांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसे जनांकिकी लाभांश। भारत वर्तमान में इसी सुनहरे दौर से गुजर रहा है। भारत में नीली क्रांति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो साथियों इसका उद्देश्य था मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना। क्या था? मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना। भारत में नीली क्रांति का जो नीली क्रांति है साथियों उसकी जो शुरुआत थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। जो साथियों 1985 से 1990 के दौरान
हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990 के दौरान हुई थी। हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को भारत में नील क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों? हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को भारत में नील क्रांति के जनक के रूप में। क्षेत्रीय नियोजन के तहत भारत में पेराक्स के ग्रोथ पूल मॉडल का प्रयोग किस मुख्य लक्ष्य हेतु किया गया था? ये किया गया था साथियों आपका क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने व औद्योगिक विकेंद्रीकरण के लिए। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने व औद्योगिक विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था। तो फ्रांसवा फेराक्स के अनुसार विकास हर जगह एक साथ नहीं होता, बल्कि कुछ विशिष्ट केंद्रों विकास ध्रुव पर केंद्रित होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में बड़े इस्पात संयंत्रों जैसे भिलाई, राउरकेले भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में बड़े इस्पात संयंत्रों जैसे भिलाई, राउरकेला की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अत्यधिक तीव्र औद्योगिक विकास का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यह है साथियों कोयला और लौह अयस्क की निकटता और प्रचुरता। भारत के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के अत्यधिक तीव्र औद्योगिक विकास का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये कारण है साथियों कोयला और लौह अयस्क की निकटता व प्रचुरता। इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे भारत का रूर कहा जाता है। यहाँ दामोदर घाटी से कोयला और सिंह भूमि मयूरभंज क्षेत्रों से उच्च श्रेणी का लौह अयस्क बहुत पास मिल जाता है, जिससे लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का सघन विकास संभव हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व मात्र 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। इसका कारण दुर्गम पर्वतीय भूभाग है और सघन वन क्षेत्र है। इसके विपरीत सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार। यहाँ बिहार में कितना है साथियों? 1106 व्यक्ति किलोमीटर। कितना है साथियों? 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है साथियों। हरित क्रांति का क्षेत्रीय असमान प्रभाव। भारत में प्रथम चरण की हरित क्रांति का सबसे अधिक और सकारात्मक प्रभाव किन दो फसलों के उत्पादन पर सीमित रहा? तो साथियों ये रहा आपका गेहूं और चावल। यानी कि 1966-67 की हरित क्रांति में मैक्सिमम उन्नत किस्म के गेहूं HYV सीड्स और फिलीपींस की चावल प्रजातियों का उपयोग हुआ। इसका सबसे व्यापक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में देखा गया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तथा वह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों आपका राजस्थान है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र जो है साथियों वो है लगभग 10.41%। कितना है साथियों इसका प्रतिशत? 10.41%। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। अगला है भारत में खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई पीली क्रांति के प्रणेता कौन माने जाते हैं? साथियों इसके प्रणेता माने जाते हैं सैम पित्रोदा। कौन माने जाते हैं साथियों? सैम पित्रोदा। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स के तहत खाद्य तेलों
विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई थी। सैम पित्रोदा इसके मुख्य प्रेरणाता थे। छोटा नागपुर पठार किस विशिष्ट खनिज संसाधन के संकेंद्रण के लिए भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है साथियों कोयला, लोहा, अयस्क हो गया, आपका अभ्रक और बॉक्साइट हो गया। यह क्षेत्र भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% हिस्सा रखता है। कितना हिस्सा रखता है साथियों? 40%। सी भूमि तांबा व लोहा, कोडरमा अभ्रक, पलामू बॉक्साइट और झारिया बोकारो कोयला इस क्षेत्र के अति प्रसिद्ध खनन स्थल हैं। कौन कौन से हैं साथियों? आपका सिंहभूम जो है साथियों तांबा और लोहे के लिए हो गया, कोडरमा है साथियों जो अभ्रक के लिए हो गया, पलामू जो है साथियों बॉक्साइट के लिए हो गया, झारिया और बोकारो हो गया साथियों जो कोयले के लिए हो गया। ये साथियों आपके प्रमुख क्या हैं? खनन स्थल है। अगला है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के दृष्टिकोण से पश्चिम घाट सह्याद्री वास्तव में किस प्रकार की संरचना है? पश्चिम घाट है साथियों वो किस प्रकार की संरचना है? तो यह है आपकी प्रायद्वीपीय पठार का एक तीव्र विवर्तनिकी कगार है। कैसा है साथियों? प्रायद्वीपीय पठार का एक तीव्र विवर्तनिकी कगार है। पश्चिमी घाट कोई वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि यह अरब सागर के विवर्तनिकी धसाव है। कैसा है साथियों? अरब सागर के विवर्तनिकी धसाव है। इसके कारण जो है साथियों निर्मित एक विशाल भ्रंश कगार है जो दक्कन के पठार का पश्चिमी ढलान है। क्या है कह रहा है साथियों? धसाव के कारण निर्मित एक विशाल भ्रंश कगार है कह रहा है जो दक्कन के पठार का पश्चिमी ढलान है। क्या है? जो दक्कन के पठार का पश्चिमी ढलान है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ भूगोल 22 जून को होने वाले पेपर को देने जा रहे हैं तो साथियों इस सेशन को ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इसमें जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों उनको मैंने एक रैपिड रिवीजन के माध्यम से करवा दिया है। तो भारत के भूगोल का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता था साथियों मैंने वो करा दिया है। तो साथियों आपको 22 तारीख की पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।